पंजाब चुनाव के दौर में से गुजर रहा है और पड़ोसी होने के नाते और अच्छे पड़ोसी होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि पड़ोसी राज्य में अपनी पार्टी की मदद इस चुनाव के दौर में करें। जैसे बताया कि मैं पिछले 2 दिन से यहाँ चुनाव प्रचार के लिए पंजाब में हूँ। 7 विधानसभा क्षेत्र में हमारा जाना हुआ है, 4 पिछले कल और 3 आज। और मुझे इस बात को लेकर के बताते हुए प्रसन्नता है कि पंजाब में बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चलने की दिशा में एक बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। और ऐसी परिस्थिति में खासतौर से जहां भी हमारा इन कार्यक्रमों में जाना हुआ, जोश और जुनून के साथ लोगों ने पार्टी के पक्ष में प्रचार के लिए जो अभियान चलाया है उसमें तेजी दिखी है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार किस लिए आवश्यक है, इस सारे विषय को लेकर के 2-3 विषयों में 2-3 बातों में अपनी बात में कहने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो पंजाब एक सीमा वाला बॉर्डर स्टेट, जिसको बोलते हैं हम, बॉर्डर स्टेट के रूप में है। और आज के इस दौर में जिस तरह की परिस्थितियां हम देखते हैं, बॉर्डर स्टेट होने के नाते पंजाब में सुरक्षा और सुरक्षा के साथ साथ में वहां के सामाजिक ताने बाने में जो एक माहौल होना चाहिए राष्ट्रभक्ति का, वो बहुत आवश्यक है। एक विचित्र परिस्थिति हमारे सामने देखने को मिलती है कि कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में जो यहां पर प्रदेश के अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी, जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में थी, मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए सिफारिश पड़ोसी देश से आती है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति मैं समझता हूं कोई हो नहीं सकती। और अमरिंदर सिंह जी ने इस बात को कांग्रेस पार्टी की हाईकमान तक भी सूचना देकर के उनको अवगत करवाया कि ऐसी परिस्थिति हमारे सामने है। और उसके पश्चात मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम समझ नहीं पा रहे कि कांग्रेस की क्या व्यवस्था रही, क्या मजबूरी रही कि कांग्रेस के नेतृत्व में सिद्धू को यहां पर पार्टी के अध्यक्ष के नाते जो दायित्व दिया, वो तो उनका अंदर का विषय है, उस पर मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है। लेकिन फिर भी जो सिद्धू पूरे देश भर में वर्तमान जो कांग्रेस का नेतृत्व है, राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करते करते पप्पू के नाम से मशहूर कर गया, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये शब्द हमारा दिया हुआ नहीं है। आज आप गूगल में भी पप्पू लिखेंगे तो राहुल गांधी का उसमें एकदम वो उठा लेता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनको पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। इतनी ही व्यवस्था थी
तो उनको सीधे मुख्यमंत्री ही बना देते, मुख्यमंत्री या घोषित कर देते, वो भी हुआ नहीं। मुख्यमंत्री चन्नी जी को बनाया, चन्नी जी को बनाने के बाद अब आप आज की परिस्थिति में क्या हालात हैं उस सारी चीज को लेकर के मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और हम पता कर रहे तो मालूम पड़ रहा था कि ऐसी भी खबर आई कि सिद्धू जी की बेटी ने ही टिप्पणी की है और बहुत तीखी टिप्पणी की है कि जिस चन्नी को आप गरीब समझ करके मुख्यमंत्री के इस पद पर लाए हैं वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। शायद मुझे लगता है, पता नहीं कितना उसमें जिक्र भी किया है, फिगर का शायद 133 करोड़ का जिक्र किया है। तो ये चल क्या रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कांग्रेस के काम करने के तरीके पर, कांग्रेस के नेतृत्व पर। इसके अलावा मुझे जो दूसरी बात कहनी है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनाने की अगर हम बात के लिए पैरवी कर रहे हैं तो उसकी वजह है कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन का सरकार का अभिप्राय है कि दिल्ली में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बने तो पंजाब के विकास को बहुत तेज गति मिलेगी। आज हम इस बात को कह सकते हैं, हिमाचल आपके सामने उदाहरण है। हम हिमाचल प्रदेश से कोई प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, प्रदेश के विकास के लिए कोई सहयोग मांगते हैं, हम दिल्ली से शिमला बाद में पहुंचते हैं, उससे पहले स्वीकृतियां पहुंच जाती हैं, सैंक्शंस पहुंच जाती हैं। इसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं। सत श्री अकाल जी, मैं सुनिया सी प्रीतम ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਉਣਾ ਜੀ? ਟੀਕਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਹੁਣ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ, ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। अटल टनल रोहतांग 3,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, जिसके बारे में जिस गति से चला था वो कांग्रेस के शासन में 2024 में उसको पूरा होना था, लेकिन हमने उसको 2020 में जो उसका इनॉग्रेशन करके जो समर्पित कर दिया। अटल टनल रोहतांग, और जो कि दुनिया की 10,000 की ऊंचाई में बनने वाला सबसे लंबा टनल है, 9 किलोमीटर का टनल है वो। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में, छोटा प्रदेश लेकिन उसके बावजूद 3 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में हमको मिले। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश को मिला। पीजीआई सैटेलाइट हमको ऊना में मिला। मेडिकल डिवाइस पार्क हमको हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत हुआ। हम हिमाचल प्रदेश में छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी इन 4 वर्षों में, बीच में कोविड का संकट बहुत बड़ा संकट था, लेकिन उसके बावजूद भी हम हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में सफल हुए। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की और उसके माध्यम से अभी 28,000 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग प्रधानमंत्री जी से किया। और इससे पहले 28,000 करोड़ से पहले 13,500 करोड़ रुपए के ग्राउंड ब्रेकिंग अमित शाह जी के हाथों की। छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद मैं विकास की गति को, विकास का जिक्र करते हुए अपनी बात कह रहा हूं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में पंजाब आज की तारीख में जिस दौर में से गुजर रहा है,
पिछली बार कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बेरोजगारों को नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी। स्वाभाविक रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा, ये ग्लोबल इशू है आज की तारीख में। लेकिन उससे बढ़कर के जो ज्यादा बात कही थी, वो बात कही थी कि हम नशा मुक्त पंजाब देंगे। क्या हकीकत में इस तरह से हमने इस चीज को देखा है क्या? मैं आपके ध्यान में इस बात को जरूर लाना चाहूंगा, जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, मैं होम डिपार्टमेंट का जब रिव्यू कर रहा था, तो रिव्यू करते करते मुझे इस बात को लेकर के हैरानी हुई कि जो लोग जिनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, नारकोटिक्स में हुए हैं, दूसरे इसमें ड्रग्स के इस मामले में हुए हैं, उनकी संख्या हिमाचल के लोगों की कम है, लेकिन दूसरे राज्यों की ज्यादा। फिर मैंने उसको स्टेट वाइज उसको निकाला, तो उसमें एक साइजेबल नंबर पंजाब का निकला। चिंता का विषय ये हुआ। और ऐसी परिस्थिति में मैंने इस बात को देखा, क्योंकि जो पैडलर्स और सारे इस तरह के जो लोग हैं, इस काम में जुड़े हुए लोग, तो मैंने सारी जो आंकड़ा आने के बाद फिर मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बात की, पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बात की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की। मैंने कहा हम अपने स्तर पर कोई ऑपरेशन शुरू करें, हम अपने स्तर पर काम शुरू करें ड्रग्स के खिलाफ। वो पर्याप्त नहीं होगा, काफी नहीं होगा, हमको ज्वाइंट ऑपरेशन की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग बनानी पड़ेगी। और हमने सभी मुख्यमंत्री से बात करने के बाद बैठक करने का निर्णय किया, और वो बैठक यहाँ पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं होस्ट करता हूँ, बैठक हुई हमारी, पूरा दिन भर डिस्कशन हुआ, ज्वाइंट स्ट्रेटेजी से उसमें जो है वो हमने उसमें प्लान की, और उसके अच्छे रिजल्ट्स आए। लेकिन इस बात के मैं जिक्र कर रहा हूं, ड्रग्स सभी जगह आजकल बढ़ता आ रहा है, लेकिन पंजाब की स्थिति सचमुच में चिंताजनक है। और इस दौर से अगर पंजाब को बाहर निकालना है, अगर नई जनरेशन के भविष्य को अगर बचाना है, तो ये लाजमी है कि यहां मजबूत सरकार चाहिए। और मजबूत सरकार मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में चल रही है, भारत में चल रही है, और ऐसी मजबूत सरकार पंजाब में चाहिए जो इन चीजों के खिलाफ, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण, ड्रग्स और राष्ट्रभक्ति, जिन चीजों को लेकर के पंजाब में हम आज आवश्यकता महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बहुत ही आवश्यक है। कुड़िए तेरी दादी गीत गा रही है, बड़ी खुश नजर आ रही है। लॉटरी लगी नहीं है पर लगन वाली है, ओ भी पेंशन। वो 1500 रुपए वाली ना जी ना, भाजपा गठबंधन दी सरकार आऊगी ते पेंशन उम्मीद नालों दुगनी हो जाएगी। मेरी वोट भी हुण भाजपा गठबंधन नहीं जाऊगी। इसी प्रकार से हम और चीजों पर भी हम जिक्र कर सकते हैं। अगर हम डबल इंजन की सरकार की अगर बात कहते हैं, अगर हम नेशनल हाईवेज की बात कहते हैं, हम कनेक्टिविटी की बात कहते हैं, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में कनेक्टिविटी पर फोकस किया है, चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी है, बाई एयर कनेक्टिविटी है, बाई रोड कनेक्टिविटी है। केंद्र ने हमेशा पंजाब को सहयोग देने की कोशिश की, और अभी 5 जनवरी को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम यहां फिरोजपुर में आने का था, जिसमें एक दिन में एक स्थान पर एक समय में 43,000 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन होने तय थे, लेकिन उसके बावजूद आप कल्पना करिए कि एक व्यक्ति संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते जिस दायित्व पर निर्वहन उनको करना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा प्रदेश के ऊपर आ जाता है जब प्रदेश में प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री जी
उस कार्यक्रम के लिए पंजाब की धरती पर उतरे और पंजाब की धरती पर उतरने के बावजूद भी कार्यक्रम के स्थल पर नहीं पहुंच पाए। पंजाब को निश्चित रूप से बहुत नुकसान हुआ इसका, पंजाब के विकास के लिए नुकसान हुआ। और प्रधानमंत्री जी आते उस कार्यक्रम में स्वाभाविक रूप से और भी सौगातें मिलने की संभावना उसमें थी। एक क्षति हुई है तो पंजाब की हुई है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा जहां मैं ड्रग्स के विषय को लेकर के कह रहा था, क्योंकि बॉर्डर स्टेट होने के कारण, बॉर्डर स्टेट है ये, पाकिस्तान के साथ लगता है। इस तरह से ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स की स्मगलिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है वो सुविधा भी है और आफत भी है, ये भी एक चिंता का विषय है। और ड्रग्स ही नहीं, मैं समझता हूँ उसमें एक बार नहीं अनेक बार इस तरह की बातें आ गई जो बॉर्डर स्टेट्स, चाहे हमारे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो पाकिस्तान की बात है, ड्रोन के माध्यम से हमले, ड्रोन के माध्यम से एम्यूनिशन सप्लाई करना, हथियार सप्लाई करना, और देश की सुरक्षा के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही घातक स्थिति है। इसलिए पंजाब में सरकार ऐसी बने जो अपनी जिम्मेवारी को राष्ट्रभक्ति के साथ निभा सके, ये आज की तारीख में बहुत बड़ी एक आवश्यकता है। मित्रों, उसके साथ में पंजाब की आर्थिक स्थिति को देखकर कभी मैं बात करना चाहूंगा। आज लगभग शायद मेकल में 3 लाख करोड़ से ऊपर का लोन हो गया। जो प्रदेश संपन्नता के लिए जाना जाता था, जो पूरे देश भर के लिए भोजन की व्यवस्था करने वाला प्रदेश, राशन देने वाला प्रदेश, जो वीरों की भूमि जिसको कहा जाता है, शहीदों की भूमि यहां कहा जाता है, और गुरुओं की भूमि इसको कहा जाता है, उस दृष्टि से बहुत बड़ा ये चिंता का विषय है जिस दिशा में पंजाब आज खड़ा हुआ है, जिस स्थान पर जहां पंजाब की आर्थिक स्थिति हमारी खड़ी हुई। पूरे देश भर में कांग्रेस समाप्त होती दिख रही है, और उस दृष्टि से मैं समझता हूं पंजाब भी उस दिशा में बढ़ रहा है जिस दिशा में पूरे सभी प्रदेशों ने, अधिकांश प्रदेशों ने कांग्रेस को विदाई दे दी है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ चीजों को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा, और विशेष तौर से मैं जिक्र ये कहना चाहूंगा +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੋਨੂ ਲਈ? ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ? ਜੇ ਆਪਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਯੂਥ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ SSC, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖਾਬ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ। एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है जिसका मैं जिक्र यहां पर करना चाहूंगा, और वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। जो सिख भाई पवित्र करतारपुर साहिब जा सकते हैं, उनके लिए जो सुविधा देने की आवश्यकता थी, और करतारपुर साहिब उस कॉरिडोर को खोलना
ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। ऐतिहासिक काम के साथ साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रहा है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजों को लेकर के हम कह सकते हैं, अगर हम आज इस कोविड के दौर में कोविड का जिक्र न करें, वैक्सीन का जिक्र नहीं करें, तो मुझे लगता है मेरी बात अधूरी रहेगी। इतना बड़ा संकट, सदी का सबसे बड़ा संकट का दौर पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में चल रहा है, और ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन के अभियान को प्राथमिकता दे करके, और वो भी भारत के साइंटिस्ट द्वारा बनी हुई वैक्सीन का उपयोग करना, जिससे हम सब लोगों का जीवन सुरक्षित हो पाया है। आज कोविड के तीसरे दौर में भी हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि हम उस दौर से बाहर निकलने की स्थिति में आ चुके हैं। निश्चित रूप से नुकसान बहुत हुआ, लेकिन फिर भी इस वैक्सीन ने बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका हम सबके जीवन को बचाने में निभाई है। और वो भी वैक्सीन बिना पैसे के, मुफ्त वैक्सीन, जिस पर कांग्रेस के लोगों ने कई तरह की टिप्पणियां की, ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है, और इस पर आज वही कांग्रेस के लोग जाकर के वैक्सीन लगाने के लिए मास्क पहन करके जा रहे हैं। तो इसलिए इन सारी बातों को लेकर के अगर हम बात कहें तो डबल इंजन की सरकार का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसकी एक अत्यंत आवश्यकता है, जिसको पंजाब आज अनुभव कर रहा है, और धीरे धीरे चीजें उस दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। और मुझे पूरा भरोसा है जब पंजाब के चुनाव के परिणाम निकलेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सत्ता में आने में सफल होगा, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने में पंजाब एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। डबल इंजन सरकार के जिक्र करते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश, चाहे वो उत्तराखंड, जहां भौगोलिक दृष्टि से हम बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, जहां विकास करना पंजाब की तुलना में बहुत कठिन होता है, सड़क बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, कोई भी प्रोजेक्ट लगाना हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ भौगोलिक दृष्टि से उस प्रकार की है। लेकिन उसके बावजूद पहाड़ी प्रदेशों में भी हम बहुत अधिक विकास करने में सफल हुए हैं, और उस दृष्टि से जब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार होगी तो मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं, पंजाब के विकास को बहुत गति मिलेगी, बहुत तेजी मिलेगी। ये मैं आपके बीच में आज की इस पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से कहना चाहता था। मैंने अपनी बात कही, आपने सुनी, धन्यवाद। आदरणीय जयराम जी ने काफ़ी पंजाब के महत्वपूर्ण मुद्दे ਤੁਹਾਡੇ सामने रखे है। एक छोटा विषय मैं भी ਤੁਹਾਡੇ सामने रखना है। आज सुनील जाखड़ जी ने एक प्रेस वार्ता की है, और उस प्रेस वार्ता उन्होंने एक बड़ी हास्योहीनी गल भी की है, तो जवाब मैं जरूर देना चाहना। आज उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता किया है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा मिले हुए ने। मैं समझदा कि इस तो ज़्यादा हास्योहीनी गल नहीं हो सकती, और सुनील जाखड़ साहब तो साढ़े बड़े समझदार सियाने नेता मन्ने जाते हैं, पर मैनूं लगता है कि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस ने उन्होंने नाल कीता है, उस व्यवहार के करके उन्होंने जो मनोस्थिति है वो शायद उन्नी अच्छी आजकल नहीं चल रही, ताई इस प्रकार का प्रलाप उन्होंने किया। मैं याद दिलाना है सुनील जाखड़ साहब नूं कि आम आदमी पार्टी नूं देश पैदा करने वाली कांग्रेस है। पहली बार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार नूं समर्थन देके अरविंद केजरीवाल नूं मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया। दूसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की टक्कर हो रही थी दिल्ली, और दो लगातार चोणां असीं देखिआ कांग्रेस पार्टी ने अपना सारे का सारा वोट दिल्ली शिफ्ट करके भारतीय जनता पार्टी नूं हराने लई केजरीवाल नूं जिताउण दा काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और पंजाब च भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किवें मिले जुले ने, घिओ खिचड़ी ने,
ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ 5 ਸਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਏ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਭਰਾਵਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਬਈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਪੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਰਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਈਟੀ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੱਤਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਢੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰੋਪ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁਗਾਲਤੇ 'ਚ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਮਤ ਤੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਗਾਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਏ ਟੀਮ ਦੇਖ ਲਈ, ਬੀ ਟੀਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ जनता सब जानती है। धन्यवाद। एक और आरोप लगाया सर, सुनील जाखड़ जी ने एक और आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करती है और पंजाब की जनता से अपील की है कि बीजेपी को वो वोट ना दे। इस पर मैं हैरान आया सुनील जाखड़ साहब ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, 43 ਵੋਟਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੀ, ਜਾਤੀ ਦੀ, ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਦਰਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 30 35 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਰਾ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। एक मिनट सर, एक क्वेश्चन आ रहा है। कांग्रेस के ऊपर ही आपने अटैक किया है, आपके ऊपर नहीं बोले आप। अरविंद केजरीवाल का एक बयान भी आया था कि अगर हम पंजाब में आते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हिमाचल में। उनको मालूम है दिल्ली और हिमाचल तक का फासला भी बहुत है और पहाड़ में चढ़ना और उतरना ये उनके बस की बात नहीं है। पंजाब में किस तरह देखते हैं आम आदमी पार्टी? देखिए वो प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी एक खास तौर से जो काम करने का तरीका, ये भी मुफ्त वो भी मुफ्त, ये भी लो ये भी वो, ऐसा करके करते हैं वो।
और मैं समझता हूं कि वो एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। और जिस दौर से पंजाब गुजर रहा है, जहां 3 लाख करोड़ का ऋण है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि पंजाब में वो मॉडल किसी भी तरह से ना लोगों को स्वीकार होगा, ना वो व्यवहारिक है, ना ही हो सकता है। आप पंजाब में जा रहे हैं, आप उठा रहे हैं, कर्जा की बात उठा रहे हैं, नशे की बात उठा रहे हैं, लेकिन लास्ट 5 साल जो सीएम रहे थे वो आपके बगल में बैठे हैं, तो आपको कहीं महसूस नहीं होता कि आपने गलती कर दी, भाजपा ने गलती कर दी गठजोड़ करके उनके साथ? नहीं, देखिए, इस तरह की बात जो आप कह रहे हैं, उन्होंने प्रयत्न किए, लेकिन उनको जो गवर्नमेंट चलाने में किस प्रकार की कठिनाई आ रही थी, या वो सारी बातें ध्यान में आ रही है कि किस तरह की परिस्थिति के दौर में से वो गुजर रहे थे। और शायद मुझे लगता है कि केंद्र का हस्तक्षेप इस कदर था कि वो जो जिस प्रकार से काम करने की दिशा में उनको मन था उनका, उस दिशा में उस काम नहीं कर पाए। फ्रीबीज की आप बात कर रहे हो कि आम आदमी पार्टी की जो एक स्ट्रेटेजी है वो फ्रीबीज देके उनकी राजनीति चलती है जी। इसी तरह से क्या आपको नहीं लगता कि जो घोषणाएं भाजपा की ओर से और इवन प्रधानमंत्री की ओर से बिहार के लिए पैकेज घोषित करा, 43,000 का पैकेज, 1 लाख 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, और यहाँ 43,000 करोड़ का आप बता रहे की घोषणा करने जा रहे थे, ये घोषणाएं कभी पूरी हुई है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी की एक घोषणा अक्षरशः पूर्ण हुई है। जहां भी उन्होंने कही है, एक तो प्रधानमंत्री जी घोषणा करते नहीं, 43,000 करोड़ का यहाँ पर जो है वो घोषणा नहीं थी, वो इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन थे, शिलान्यास थे वो, और वो तो जमीनी हकीकत है। प्रधानमंत्री जी उसी स्कीम का शिलान्यास करते हैं जिसकी सारी औपचारिकताएं पूर्ण होती हैं, और उन्हीं स्कीमों का उद्घाटन करते हैं जो स्कीमें बन करके पूरी तरह से तैयार होती हैं। और बिहार की अगर आप बात कर रहे हैं, तो बिहार में इस प्रकार का कोई पैकेज देने की जो बात कह रहे हैं आप, इस प्रकार से कभी घोषणा नहीं की है, घोषणा के रूप में कभी नहीं किया। सहयोग किसी प्रदेश की आवश्यकता किसी परिस्थिति की वजह से अलग अलग होती है, उस वक्त उनको मदद करने की जो बात होती वो होती है, लेकिन इस प्रकार की राजनीतिक मकसद के साथ कभी नहीं। जी सर, मेरा क्वेश्चन है, आपने पंजाबी करता सीधा? हाँ, बिल्कुल। मैं पंजाबी बोलने में कठिनाई समझ लेता हूँ मैं सभी लोगों को। डबल इंजन की गल की है जी, और ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਵੀਰੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਡਰੱਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਕੇ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਭਰਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ कितने? देखिए, निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार थी और पूरा उसमें सहयोग केंद्र की ओर से उस वक्त विकास की दृष्टि से तो मिला, लेकिन ये भी बात सत्य है कि यहाँ उस वक्त की परिस्थिति के बाद बाकी बात की चीजें जिस प्रकार की बदली हैं वो चिंता का विषय है। और पंजाब में ये स्थिति उस बहुत पहले नहीं थी, अब ये पिछले कुछ अरसे से ही ये सारी स्थिति बनी है, जिसके कारण ड्रग्स का इशू है, ड्रग्स के साथ साथ ये हथियार का इशू है, और ये सारी चीजें जो है निश्चित रूप से आज की तारीख में चिंता का विषय है। जी रविंदर जी, पंजाब का ये बड़ा एज ओल्ड स्टैंड रहा है काफी टाइम से कि जो ड्रग की समस्या है उसके लिए पंजाब इज अ विक्टिम ऑफ इनएफिशिएंसीज ऑफ नेबरिंग स्टेट्स। जैसे पंजाब अफीम के लिए राजस्थान को, कुकी के लिए मध्य प्रदेश को ब्लेम करता है, पंजाब सिंथेटिक ड्रग्स के लिए हिमाचल को भी ब्लेम करता रहा है, जो आपकी फैक्ट्रीज वर्दी में सारी ये मेडिकल हब है। इसमें सरकार का क्या स्टैंड है? इसमें बड़ा स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से हमने सख्ती की है, और हिमाचल प्रदेश की मैं बात अगर कहूँ तो हिमाचल प्रदेश में पिछले काफ़ी अरसे से, पिछले
3 सालों से ड्रग्स के मामले में काफ़ी गिरावट आई है, काफ़ी सख्ती की है। यानी कि हमने अपना बिल भी पास किया विधानसभा के अंदर, क्योंकि जो नियम के अनुसार, हालांकि नारकोटिक्स का ये कानून है जो है वो सेंट्रल एक्ट है, उसमें हमने अपनी सरकार की ओर से हमने बिल पारित करके जो है केंद्र को भेजा हमने इस बात के लिए कि एक जो उसमें है कि भाई एक इतनी का क्वांटिटी की मिलेगी तो वो जो है वो उसकी जमानत होगी, और कुछ इस तरह की क्वांटिटी तय की है जिसमें जो है वो गैर जमानती है। तो उसमें हमने कहा है कि क्वांटिटी थोड़ी मिले, ज़्यादा मिले, जितनी मिले, लेकिन ये गैर जमानती होना चाहिए, यानी कि उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। वो केंद्र के लिए भेजा है हमने। तो हमने तो बहुत सख्ती की है और कई ऑपरेशंस की हैं जिसमें हमने बहुत कमर तोड़ दी है वहाँ पर जो ड्रग्स के इस धंधे से जुड़े हुए लोग हैं। सर अभी ना राजीव शुक्ला जी कल आए थे, वो कहते कि ठाकुर साहब को पंजाब में प्रचार करने के लिए हिमाचल संभालना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का एक इंजन बदला जाने वाला है जल्दी। देखिए अभी वो कब से बोल रहे हैं इन सारी बातों को, लेकिन बोलते बोलते 4.25 साल हो गए और वो बोलते रहेंगे और उनकी बातों पर कोई ना यकीन करता है ना विश्वास करता है। इन सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। उनकी पार्टी भी सीरियसली नहीं लेती उनको। सर मैचों के लेके जो आपने बात करी है कि एक मीटिंग आपकी हरियाणा पंजाब और आपकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर पंजाब के सीएम क्या मौजूद रहे थे और क्या स्ट्रेटेजी हुआ? रहे थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी उसमें रहे थे, उत्तराखंड के भी रहे थे, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा सब हम उसमें उपस्थित थे। हमारी मीटिंग 2 बार हुई, एक बार वर्चुअल मीटिंग भी हुई हमारी, जब हम कोविड के कारण उस वक्त उसमें आ नहीं सके थे। तो ऐसे में उसमें सब लोगों ने जॉइंट स्ट्रेटजी उसमें बनाने के लिए जो ऑपरेशंस होते हैं, क्या होता है पंजाब थोड़ा सा इस तरह से प्रेशर डालता है और इस तरह से कोई ऑपरेशन करता है तो वो हिमाचल या दूसरे एडजॉइनिंग स्टेट में चले जाते थे और वहाँ उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता था। तो बॉर्डर में जो हमारे स्टेट का जो बॉर्डर लगते हैं उसमें दोनों स्टेट की जॉइंट ऑपरेशन की स्ट्रेटजी, उस पर बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ। वो सारे अलग तरह के विषय हैं, उसको यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं। उसमें बहुत हम कामयाब हुए हैं, बहुत सारे लोग पकड़े गए और उसके साथ साथ में एक जॉइंट ऑफिस जो यहाँ पंचकूला में खोलने का निर्णय हुआ, तो इसमें हिमाचल के ऑफिसर, पंजाब के और उसके बाद हरियाणा के एक ऑफिसर को कोऑर्डिनेशन के लिए उसमें जिम्मेवारी दी गई है। तो इस प्रकार के जब भी ऑपरेशन होने हैं, जब भी इस प्रकार की कोई इनपुट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को आती है तो उसके माध्यम से फिर हम स्ट्रेटजी बना करके ऑपरेशन करेंगे। राज्य सीएम ने कहा है कि स्कूल और कॉलेजों में ड्रेस कोड नहीं चलेगा, धार्मिक ड्रेस कोड नहीं चलेगा, तो आपका हिमाचल में क्या स्टैंड है हिजाब विवाद पर? देखिए, इस पर मैं अभी हिमाचल इन सारी चीज़ों से बहुत दूर है और ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम इन चीज़ों हमारे हिमाचल प्रदेश में कोई इस प्रकार की बात ही नहीं आती है। आप कह रहे हैं कि नहीं, पहले आगे इनका ईशा के बाद आप इंडस्ट्रीज हैं, कई उद्योग हैं जो पलायन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। अभी तक कितना डाटा है सर? क्या कुछ उनकी तरफ से तर्क दिया जाता है आखिरकार पंजाब से क्यों उद्योग यहाँ से? एक माहौल की आवश्यकता है सही मायने में। इसमें ये बड़ा जेन्युइन एक प्रश्न है और हम इस बात को कह सकते हैं कि साधन और सुविधाओं की दृष्टि से पंजाब हमसे आगे है, लेकिन उसके बावजूद एक माहौल जो इंडस्ट्री के लिए चाहिए होता है, चाहे वो पर्यावरण की बात करें, चाहे वो कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती चीज़ें हैं और उसके कारण बहुत सारे इंडस्ट्री जो यहाँ से शिफ्ट हो रही है, हुई भी है और हो भी रही है, और उसमें हिमाचल प्रदेश में भी आए हैं और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में जो ही आता है उसका तो हम अभिनंदन ही करेंगे। लेकिन पंजाब को अपने आप इस बात को सोचना है कि हम यहाँ से इंडस्ट्री जाने ना दें, इस तरह का एटमॉस्फेयर यहाँ पर मेंटेन करें। लॉ एंड ऑर्डर की बात है और उसके साथ दूसरी सारी चीज़ों को लेकर के, तो वो यहाँ की आवश्यकता है और वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी अभी वो निश्चित रूप से ख्याल रखेगी। आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि चंडीगढ़ में भी हिमाचल की हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो इसके ऊपर अब आपका क्या स्टैंड
अब भाई इस बात को लेकर के आज नहीं, किसी और दिन बात जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ आदमी पार्टी नहीं, वो सब कुछ फ्री करने की बात करते हैं हम। थोड़ी मात्रा में तो एक चीज दो चीजों को लेकर के हम सहयोग की आवश्यकता महसूस करते हैं। उसमें उस तरह से जिस तरह से वो बोलते हैं ये भी फ्री लेंगे, ये भी फ्री देंगे, ये भी वो करेंगे, तो वो मुझे लगता है कि अच्छा मॉडल नहीं है, देश के लिए अच्छा मॉडल नहीं। हम जी, आपने 7 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है, कृषि कानूनों का, किसान आंदोलन का क्या असर आपको देखने को मिला? अभी भी है सर पंजाब? लेकिन मैं देख रहा हूं कि अब उस तरह की परिस्थिति नहीं है। ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीजें ठीक दिशा में बढ़ रही हैं आगे। चलिए बता दीजिए बीजेपी गठबंधन की कितनी सीटें आने वाली? हम सरकार बनाएंगे। थैंक यू।